Hello everyone, I am Taruna Saini, your economics teacher. I welcome you all to our NEC Institute. Today we will discuss certain precautions while calculating national income by income method. So we have studied that income method. We will have a small recap what we have done till now. We have done वैल्यू एडिड मेथड में जो आपका नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होकर आता है तीनों से वो जीडीपी एट एमपी आता है और इनकम मेथड से आपका कितना आता है एनडीपी एट एफसी आता है। वैल्यू एडिड मेथड में हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्चरी सेक्टर को ऐड करके जितना भी वैल्यू एडिड होगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू एडिड करने के बाद उसमें से जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे तो आपका आ जाएगा आउटपुट मेथड जिसे बोलेंगे जीडीपी एट एमपी और इसको फिर आप एनएनपी एट एफसी में चेंज करते थे। क्या बताया हमने आपको कि सबसे पहले क्या होगा, आप वैल्यू एडिड निकालेंगे। वैल्यू एडिड निकालने के बाद में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ओके। एंड फिर इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर आप इन तीनों को आपके पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी आने के बाद में आप इसको चेंज करके एनएनपी एट एफसी बना दोगे। फिर हमने इनकम मेथड में पढ़ा था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालेंगे और हम निकालेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस और हम निकालेंगे मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आपको बताया था कि कैश पेमेंट इन काइंड, कैश पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन काइंड या कोई भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का। ऑपरेटिंग सरप्लस में बताया था रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और अगर सीधे सीधे प्रॉफिट नहीं दिया तो टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। ये सारा काम करने के बाद में आपका क्या आता था, एनडीपी एट एफसी। अब डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है क्योंकि नेशनल इनकम तुम्हारी होती है एनएनपी एट एफसी, तो डोमेस्टिक में आप क्या प्लस कर देंगे एनएफआईए, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इनकम मेथड में ऐसी क्या प्रिकॉशंस है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो देखिए, फर्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड। ट्रांसफ़र इनकम्स इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफ़र इनकम्स होती हैं जिसमें आप जो वन साइडेड पेमेंट होती हैं, क्या होती हैं ये वन साइडेड पेमेंट होती हैं, यूनिलेटरल होती हैं। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड, तो वन साइडेड पेमेंट नहीं लेंगे। जैसे कि हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भत्ता, चैरिटी या ओल्ड एज पेंशंस या टैक्स अगर कोई पे हुआ है या सेल्स टैक्स, तो ये सब नहीं लेंगे क्योंकि वन साइडेड पेमेंट है। ये ऐसी रिसीट से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो नहीं हो रहा है। सेकेंड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल भी नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक बार इंक्लूड हो चुकी है। एनी इनकम बाय सेलिंग सेकेंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने इसे इंक्लूड किया हुआ है, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। यहाँ पे केवल ओनरशिप चेंज हुआ है क्योंकि ओनरशिप चेंज हुआ है, इसीलिए केवल अगर कुछ कमीशन या ब्रोकरेज है तो कमीशन ब्रोकरेज तो हम इंक्लूड कर लेंगे। ध्यान रखना, सेल विल नॉट बी रिकॉर्डेड ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स, बट अगर ब्रोकरेज या कोई कमीशन है तो उसे नेशनल इनकम में ले लेंगे। देन आपका आता है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स एंड द बॉन्ड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। शेयर्स और बॉन्ड्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल असेट्स होते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इनसे गुड्स एंड सर्विसेज में कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। लेकिन अगर ब्रोकरेज या कोई कमीशन है तो वो हम इसमें ले लेंगे। विंडफॉल होता है लॉटरी, अचानक से होने वाला गेन, तो लॉटरी गेन्स हो गया, कोई लॉटरी लग गई आपकी, कोई हॉर्स रेस में कुछ जीता है तो वो हम नहीं लेंगे, ओके। लॉटरीज नहीं लेनी है, सेकंड हैंड आइटम्स नहीं लेनी है, ओके। और फाइनेंशियल असेट का सेल परचेज नहीं लेना है, ब्रोकरेज लेना है। इलीगल इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड। हम इकोनॉमिक्स में सारा लीगल काम पढ़ते हैं। इनकम अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग या होड़ मतलब पैसे को इकट्ठा करके रखना, ये सब इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पेमेंट्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। आपने कुछ सेव करके रखा हुआ है
और अपनी उस वेल्थ में से आप कुछ पे कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि टैक्सेस नहीं लेंगे, टैक्सेस यूनिलेटरल पेमेंट होती है तो हम इसे नहीं लेंगे। इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स ने जो भी इंटरेस्ट पे किया है नेशनल इनकम में उसे हम लेंगे। बट इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर, अगर प्रोडक्शन यूनिट्स ने इंटरेस्ट पे किया है तो लेंगे, और इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर है तो नहीं लेंगे, क्योंकि कंज्यूमर ने कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया है, ये नॉन फैक्टर पेमेंट है। और अगर प्रोड्यूसर ने लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो ये फैक्टर पेमेंट है। उसके बाद आता है आपका इम्प्यूटेड का मतलब होता है कि एक घर है और उस घर में आप रह रहे हैं, और अगर आप रहते नहीं तो आप इसे रेंट पर देते, तो यानी कि इसकी कुछ ना कुछ अर्निंग होती। तो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस इंक्लूडेड लेना है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फिक्स्ड असेट्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं तो वो भी लेने हैं। इंक्लूड फ्री सर्विसेज बाय द ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स, इम्प्लिसिट कॉस्ट लेनी है। कई बार ओनर्स अपनी ही यूनिट में काम कर रहे होते हैं लेकिन आप सैलरी चार्ज नहीं कर रहे, यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली है और उस कंपनी के आप खुद ही अकाउंटेंट हैं, अगर आप बाहर से हायर करते तो मान लीजिए आप उसे 50,000 देते, तो आप इससे अब नहीं ले रहे हैं। अगर आपकी खुद की बिल्डिंग है तो अगर बाहर से लेते तो आपको रेंट देना पड़ता, या बाहर किसी को देते तो आपको रेंट मिलता, तो ये हमें इंक्लूड करना होगा। तो हमने क्या देखा कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करना है, सेकेंड हैंड गुड्स की आइटम को हमें इंक्लूड नहीं करना है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र पेमेंट टैक्स हमें नहीं लेना है, विंडफॉल गेंस लॉटरी प्रॉफिट्स ये सब नहीं लेना है, इलीगल इनकम्स हमें नहीं लेना है। सो हमें ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हिसाब से आ सकता है कि कोई भी 3 आइटम आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये वाले आइटम्स इंक्लूड करने हैं या नहीं। तो आप इसे थॉरोली स्टडी करें थ्योरी को। थैंक यू सो मच।